सभी लोगों का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2025। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन लगाम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन सीजन के दौरान ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। अब इसमें किन लोगों के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है? तो पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए गढ़वाल के सभी जिलों में ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। अब इस अभियान के अंतर्गत हुड़दंग करने वाले, नदियों के किनारे शराब पीने वाले, रेस ड्राइविंग करने वाले, तो इन सभी पे जो ऑपरेशन लगाम है तो इसके द्वारा शिकंजा इन पे कसा जाएगा। गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम का जो पहला चरण है तो 7 जून से 1 महीने के लिए चलेगा। इसके अलावा जो ये अभियान है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इन सभी लोगों के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरियाई गणराज्य। 2025 का मेजबान देश कोरियाई गणराज्य है और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को ये मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसकी जो शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में 1973 से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को यह मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रखी गई थी उज्जवल उत्पाद काले इरादे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देहरादून में 2025 का राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका जो कार्यक्रम किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया था और इसका जो उद्देश्य था बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2023 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो आयोजन किया गया था देहरादून स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में 29 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जनपदों में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर, तो इन 3 जनपदों में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। तो जो डॉपलर रडार है तो इसके द्वारा मौसम की सटीक जानकारी दी जाएगी। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के 3 जनपदों में जिसमें हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर, तो इनमें डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। इससे पहले जो उत्तराखंड में डॉपलर रडार लगाए गए हैं तो इसमें सुरकंडा, मुक्तेश्वर और लैंसीडाउन, तो इन 3 स्थानों पर पहले से डॉपलर रडार लगाए गए हैं और अब इसमें हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर इनमें भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपल सुचिता चुआंग श्री। तो इनके द्वारा मिस वर्ल्ड 2025 की ये विजेता रही है। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता ओपल सुचिता चुआंग श्री, तो ये थाईलैंड की रहने वाली है। वो विजेता की बात करें तो इसमें हासेट डेरेजे एद मसूतु इथोपिया की रहने वाले हैं, तो इनको विजेता इसमें घोषित किया गया। नेक्स्ट इसमें भारत की जो प्रतिभागी थी नंदिनी गुप्ता। भारत की बात करें तो अभी तक भारत द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 6 बार जीत हासिल की गई है। तो इसमें फर्स्ट रीता फारिया,
सेकंडेश्वर राय, डायना हेडन, मुक्ता मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा और मानसी छिल्लर। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा, तो ये प्रारंभ किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। तो देहरादून के यूकॉस्ट में उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, तो इसमें उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें जो वैज्ञानिक हैं मौसम से संबंधित जानकारी इसमें दी जाएगी। इसका जो प्रसारण किया जाएगा 5 जून 2025 से 88.8 मेगाहर्ट्ज पे इसका प्रसारण किया जाएगा। वर्तमान में जो यूकॉस्ट के महानिदेशक हैं दुर्गेश पंत, तो इनके द्वारा जो साइंस रेडियो स्टेशन है इसका परीक्षण किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो स्टेशन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा सखी योजना किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पे आपदा सखी योजना बनाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर आपदा समितियां बनाई जाएगी। इसमें महिला और युवाओं का समूह और जो स्वयं सेवी संगठन है, तो इन सभी को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन जो गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन है, तो ये यहाँ पे अध्ययन करेगा। अब इससे रिलेटेड अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो इसरो का गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेगा। इसमें जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, तो 8 जून 2025 को गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन तक ये ले जाएंगे। और जो ये शोध होगा तो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड नई सौर ऊर्जा नीति के तहत किस वर्ष तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तराखंड की जो नई सौर ऊर्जा नीति है 2023 की। अब इसमें अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023, तो इसके अकॉर्डिंग 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इसका जो प्रारंभ किया गया था 8 अक्टूबर 2020 को। और जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, तो इससे जुड़ी जो महिलाएं हैं तो इनको अब सौर सखी नाम दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, तो इसके अंतर्गत 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट की जो परियोजना है, तो इसको स्थापित करने के लिए 20% से 50% तक का अनुदान इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो महिलाएं हैं SC ST दिव्यांग वर्ग की, तो उनको यहाँ पे 5% का अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जाएगा। और संयंत्र स्थापित करने के लिए इसमें जो ऋण है, तो उस पर भी 4% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इसमें UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध कर बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित इसमें कर दी गई है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, तो इसके अंतर्गत जो भी बिजली उत्पादन होगी तो उसकी जो खरीद करेगा UPCL। नेक्स्ट, इसमें केंद्र स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इसमें PM सूर्य घर योजना और PM कुसुम योजना, तो ये केंद्र स्तर पे 2 योजना इसमें चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य इसमें रखा है। और 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून का जो गुनियाल गांव है,
तो यहाँ से उत्तराखंड विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के 95 विकासखंड, 670 न्याय पंचायत और 11,400 गाँव में जो कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी हैं ये डायरेक्ट किसानों से इसमें संवाद करेंगे। तो कुनियाल गांव से जो ये कृषि संकल्प अभियान है तो इसकी शुरुआत की जाएगी। तो 12 जून को देश भर के 700 से अधिक जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों से डायरेक्ट इसमें संवाद किया जाएगा। तो इस अभियान के अंतर्गत जो किसान हैं तो उनको उनकी भूमि, जलवायु और ज़रूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित इसमें किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण इसमें उद्देश्य रखा गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान पॉली हाउस निर्माण के लिए किया गया है और इसमें उत्तराखंड में जैविक चाय बागान के रूप में धौला देवी मुंशियारी बैताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट तो इसको स्वीकृत किया गया है। तो 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से सेब नीति, कीवी, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन तो इसके लिए 1200 करोड़ रुपया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में निवेश के आधार पर श्रेणी ए में शामिल जनपद का कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो उत्तराखंड की जो निवेश नीति है 2023 की तो उसके आधार पर जो श्रेणी ए में शामिल जनपद हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें श्रेणी ए में पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर तो ये सारे जनपद श्रेणी ए में शामिल हैं। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र में श्रेणी ए में शामिल जनपद हैं इसमें आ जाएगा पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी। और श्रेणी बी की बात करें तो इसमें अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और देहरादून तो ये श्रेणी बी में शामिल जनपद हैं। इसमें जो श्रेणी ए में शामिल जनपद हैं तो बड़े उद्योग लगाने पे इनको 2% और जो श्रेणी बी में शामिल जनपद हैं तो इनको 1% के अतिरिक्त सब्सिडी इसमें दी जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा उत्तराखंड में अस्थायी रोजगार देने की जो सीमा है तो ये निर्धारित की गई है। तो जो औद्योगिक नीति है 2023 की तो इसके आधार पे जो 4 श्रेणी है तो इसमें लार्ज श्रेणी में 50, अल्ट्रा लार्ज के लिए 150, मेगा के लिए 300 और अल्ट्रा मेगा के लिए 500 लोगों को अस्थायी इसमें रोजगार देना होगा। तो ये इसमें सीमा निर्धारित की गई है। तो 4 इसमें कैटेगरी हैं तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए कितने कितने इसमें लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला पहला जनपद बना है। तो ये जनपद बना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपद। तो उत्तराखंड जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला बागेश्वर इसमें बना है। इसके अलावा जो अन्य जनपद हैं जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और पौड़ी तो इनमें भी 99% काम इसमें पूरा हो चुका है। इसके अलावा इसमें जो लक्ष्य रखा गया है तो 2026 तक जो जल जीवन मिशन है तो प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55% लीटर जलपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो 55 लीटर इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के तहत एरोमा क्षेत्र का टर्नओवर 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1400 करोड़ रुपए का टर्नओवर 2035 तक इसमें रखा गया है। तो उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के तहत
जो एरोमा क्षेत्र है तो उसको बढ़ाने के लिए 2035 तक 1400 करोड़ रुपए का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और जो महक क्रांति नीति है तो इसके तहत टिमरू, डेमसक, गुलाब, दालचीनी, लेमन ग्रास, मिंट, तुलसी, सिट्रोनेला और तेजपत्ता, तो इनकी खेती के लिए इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो सुगंध पौध केंद्र है सेलाकुई, तो इनके द्वारा महक क्रांति नीति का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। अब इसमें जो महक क्रांति नीति है तो इसके तहत पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, तो इन 7 जनपदों में एरोमा वैली विकसित की जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किन 7 जनपदों में जो एरोमा वैली है वो विकसित की जा रही है। तो ये 7 जनपद इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग इनको नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपसिया बगड़ हाइड्रो परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गौरी गंगा पर ये परियोजना बनी है पिथौरागढ़ जनपद में। टोटल 120 मेगावाट की ये परियोजना रहेगी। तो रूपसिया बगड़ हाइड्रो परियोजना, तो इसको स्वीकृति दी गई है पिथौरागढ़ जनपद में। आपकी ये रहेगी गौरी गंगा नदी पे। टोटल 120 मेगावाट की ये परियोजना रहेगी। सिरकरी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, तो इसके लिए स्वीकृति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीएम धामी द्वारा 4 नई कृषि नीति लॉन्च की है, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बीज नीति इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट मिशन, इसके अलावा सेब नीति, तो ये 4 कृषि नीतियाँ हाल ही में सीएम धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें फर्स्ट आपकी आ जाएगी कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई नीति और मिलेट मिशन, तो ये 4 कृषि नीति हाल ही में सीएम धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें जो उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली है तो इसकी भी शुरुआत की गई है। तो इसी अवसर पर सीएम धामी के द्वारा 4 नई कृषि नीति इसमें लॉन्च की गई है। तो इसमें जो ई रूपी प्रणाली है तो इसकी शुरुआत की गई है। तो इससे किसानों के लिए उत्तरदायी, पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम इसमें बनेगा। तो जो ई रूपी प्रणाली है तो इसके माध्यम से जो किसानों को मिलने वाला अनुदान है ई वाउचर, एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। तो इसमें जो ई रूपी प्रणाली है तो इसकी भी शुरुआत की गई है। तो इसका संबंध किसानों से है, जिसमें किसानों का जो अनुदान है तो इनको डायरेक्ट उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला छोजिन आंगमो किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिसेंटली इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो ये दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले की रहने वाली है। तो इनके द्वारा ये कीर्तिमान हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला छोजिन आंगमो किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिसेंटली इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो ये दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले की रहने वाली है। तो इनके द्वारा ये कीर्तिमान हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो रिसेंटली इनके द्वारा 31वें बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरपा। तो इनके द्वारा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतह करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जितेशु एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नव्या पांडे के द्वारा इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है।
तो हल्द्वानी की रहने वाली नव्या पांडे, तो इनके द्वारा जिऊ जितिसु जो एशियन चैंपियनशिप हुई है 2025 में, तो ये जॉर्डन की राजधानी अस्मान में आयोजित कराई गई थी। तो इसमें 45 किलो भार वर्ग में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो ये उत्तराखंड की महिला है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूम गेंटिचर और कॉलिन गेंटिचर को किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। इसमें उत्तराखंड की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 में इनको दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट राधा भट्ट, जिनको सामाजिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ह्यूम गेंटिचर और कॉलिन गेंटिचर, तो इनको मरणोपरांत शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान, तो न्याय देने के मामले में उत्तराखंड का स्थान 2025 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 16वें स्थान पे उत्तराखंड 2025 में न्याय देने के मामले में है। इसके अलावा फर्स्ट स्थान की बात करें तो कर्नाटक राज्य आपका हो जाएगा। और 2022 की जो रिपोर्ट थी तो इसमें उत्तराखंड का स्थान 14वां था, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें जो अंतिम स्थान पे है तो आपका ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है? तो 123वां सदस्य बना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंगोला। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है 2015 में, इसका जो हेड क्वार्टर है तो भारत में ये स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इन पॉइंटों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो भारत और फ्रांस के सहयोग से जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इनके सहयोग से ये बना है। तो इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भारत और फ्रांस की सहयोगात्मक पहल है, तो जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जो जलवायु परिवर्तन है तो उसको निपटाने के प्रयासों को एकजुटता करना। और इसकी जो संकल्पना ली गई थी 2015 में, जो पेरिस में COP21 हुआ था, तो इसके दौरान जो ये गठबंधन है तो इसकी बनाने की संकल्पना ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया है? तो 2025 में ये पुरस्कार 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जेल सुधार रैंकिंग 2025 में उत्तराखंड का स्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 18वें स्थान पे जेल सुधार रैंकिंग 2025 जारी की गई है, तो इसमें उत्तराखंड का स्थान 18वां है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरा स्थान पे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है तो ये 21 मई को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो ये आपका बना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बन गया है। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल धोमा, तो उनके द्वारा आधिकारिक तौर पे मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बानो मुश्ताक। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये आपकी जो बानो मुश्ताक हैं
तो कन्नड़ लेखिका हैं। इनकी जो किताब है हार्ट लैम्प, तो इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो बानू की किताब है हसीना स्टोरी, तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है दीपा बस्ती। तो अंग्रेजी में जो ये किताब है तो इसका जो नाम है हार्ट लैम्प, तो इसी को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी? तो किस देश के द्वारा जो शतरंज है तो उस पर खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अफगानिस्तान के द्वारा शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में किया गया था और ये आपका 7वां संस्करण था 2025 में। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो खेलो यूथ इंडिया गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था 4 मई से 15 मई 2025 के बीच और ये आपका 7वां संस्करण था। इसका जो शुभंकर था गज सिंह। पदक तालिका की बात करें तो इसमें फर्स्ट महाराष्ट्र 158 पदक के साथ, हरियाणा 117 पदक के साथ दूसरे स्थान पे और तीसरा स्थान पे राजस्थान 60 पदक के साथ। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थान इसमें 20वां रहा है। टोटल उत्तराखंड के द्वारा 11 पदक इसमें जीते गए। गोल्ड इसमें 3, सिल्वर 1 जीता है और कांसे इसमें 7 उत्तराखंड के द्वारा जीते गए। टोटल 11 पदक के साथ उत्तराखंड का स्थान इसमें 20वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन में देवभूमि उत्तराखंड का छोटे राज्यों में देश में स्थान? तो छोटे राज्यों में उत्तराखंड का स्थान दूसरा रहा है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट गोवा का रहा है, तो ये छोटे राज्यों में है। बड़े राज्यों की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे महाराष्ट्र और सेकंड पे गुजरात। देश भर के छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद उत्तराखंड का स्थान इसमें दूसरा रहा है। उत्तराखंड को इसमें दूसरा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड ने जो वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उत्तराखंड को दूसरा स्थान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड के द्वारा इसमें रजत पदक जीता। तो उत्तराखंड का इसमें दूसरा स्थान उत्तराखंड की द्वारा प्राप्त किया गया है। तो जो नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप है तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था। अब इससे रिलेटेड अन्य जानकारी यहाँ आप लोग देख लीजिए। जो नेशनल सीनियर और सब जूनियर पिट्ठू चैंपियनशिप हुई है तो इसमें उत्तराखंड सब जूनियर बालक वर्ग को दूसरा स्थान इसमें हासिल हुआ है और दूसरा स्थान हासिल होने पे उत्तराखंड को रजत पदक इसमें दिया गया है। तो जो ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में और इसमें उत्तराखंड को जो गुजरात की टीम है तो उसके द्वारा 84-54 के अंतर से हराया गया है। तो इसमें उप विजेता उत्तराखंड और जो विजेता टीम है वो गुजरात इसमें रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2025 में जो एसडीआई रिपोर्ट जारी की गई है भारत का स्थान इसमें 130वां हो जाएगा। तो 193 देशों की जो सूची जारी की गई थी तो इसमें भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। 2024 की बात करें तो भारत का इसमें स्थान 134वें स्थान पे भारत 2024 में था। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो आपकी एसडीआई रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके जो घटक हैं तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये 3 घटकों पे जारी की जाती है जिसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपका शिक्षा और तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 घटक इसके होते हैं जिस पे ये एसडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है।
तो 2025 की जो एसडीआई रिपोर्ट है, तो इसमें 193 देशों की जो सूची जारी की गई थी, इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 130वां। और इसमें जो एसडीआई मूल्य है 2022 में भारत का इसमें 0.676 से बढ़कर 2023 में ये 0.685 हो गया था। तो जो एसडीआई मूल्य है, तो इसके आधार पे जो भारत की श्रेणी है, तो भारत इसमें मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जो भारत की एसडीआई मूल्य है, तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें बढ़ने के कारण भारत जो उच्च मानव विकास श्रेणी है, तो इसकी ओर भारत यहाँ पे अग्रसर है। अब इसमें जो जीवन प्रत्याशा है, तो इसमें भारत की 71.7 वर्ष से ये बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो शीर्ष स्थान की बात करें तो इसमें आइसलैंड है 0.972, इसका जो एसडीआई मूल्य है, तो ये पहले स्थान पे है। और लास्ट स्थान की बात करें तो इसमें 0.388 जो एसडीआई मूल्य है, तो इसके चलते जो दक्षिणी सूडान है, तो ये अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट इसमें जो एसडीआई मूल्य है और एसडीआई मूल्य के आधार पे जो मानव विकास श्रेणी है, तो वो किस प्रकार डिवाइड की गई है। तो इसमें अगर एसडीआई मूल्य 0 से 0.550 से कम है, तो इसमें जो देश शामिल होंगे, तो ये निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो एसडीआई मूल्य है 0.550 से 0.700 से कम अगर एसडीआई मूल्य है, तो इसमें जो भी देश शामिल होंगे वो मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो भारत इसमें जो मध्य मानव विकास श्रेणी है, तो इसके अंतर्गत भारत आता है। इसके अलावा जो एसडीआई मूल्य है 0.700 से 0.800 से कम अगर एसडीआई मूल्य है, तो इसमें उच्च मानव विकास श्रेणी के देश इसमें शामिल होंगे। तो जिनका एसडीआई मूल्य इतना होगा, वो यहाँ पे उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है 0.800 से 1, अगर इसके बीच एसडीआई मूल्य है, तो वो देश बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये एसडीआई मूल्य के आधार पर जो मानव विकास श्रेणी है, तो ये इसका विभाजन किया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें अगर भारत की जो मानव विकास श्रेणी की बात करें, तो भारत मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याला ग्लेशियर स्थित है। तो ये आपका जो ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल में याला ग्लेशियर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में ये आपका याला ग्लेशियर है। तो इसको आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो ये याला ग्लेशियर है, तो ये एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे स्मारक पट्टिका के साथ सम्मानित किया गया है। और जो ये समारोह हुआ है 12 मई 2025 को। इसमें हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के वैज्ञानिक और जो स्थानीय लोग हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस रोग के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रैकोमा रोग से मुक्त होने के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके द्वारा भारत को इसके मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये रिसेंटली 2025 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो गुलजार हैं, इनको भी दिया गया है, और जो रामभद्राचार्य हैं, तो इनको भी दिया गया है। तो इसमें जो गुलजार हैं, तो ये उर्दू कवि हैं, और रामभद्राचार्य ये आपके संस्कृत कवि हैं। इसके अलावा जो विनोद कुमार शुक्ला हैं, तो इनको 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो इसके लिए नामित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो 1965 में जो मलयालम कवि हैं जी शंकर कुरुप, तो इनको दिया गया था। और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो इसका प्रारंभ की बात करें तो 1961 से
प्रतिवर्ष साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं प्लस जो अंग्रेजी भाषा है, तो इसमें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दिया जाता है। तो 22 भाषा प्लस जो अंग्रेजी भाषा है, तो इनमें ये पुरस्कार दिया जाता है।